खबर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब, मेरे को होस्ट हैं, और मुअज़्ज़ज़ मेहमान शौकत यूसुफ़ज़ई साहब जो PTI के हुकूमत का भी हिस्सा है, KPK में आए मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया। मगर मैं कुछ खबरें पहले रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, फिर डायरेक्ट जाएंगे शौकत यूसुफ़ज़ई साहब के पास। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात क्या है? पर्चे पे पर्चा भी हो रहा है और खान साहब भी जो पोजीशन ले रहे हैं वो बड़ी सख्त ले रहे हैं। तो क्या इनके पास, क्या हुकूमत के पास कोई चीज़ है जो PTI को ऑफ़र कर सके? इसके अलावा नून लीग 2018 से एहतसाब चाहती है, तो ज़रूर होना चाहिए, बल्कि हम तो कहते हैं उससे भी पहले होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। एहतसाब करें, अगर होता है फेयर एंड अक्रॉस द बोर्ड। दुनिया की महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान में बनती है, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, इस पर बात करेंगे। और एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी तो नहीं है, मगर इस पर हम बात करेंगे 700 kg आइस जो है, बड़ा जो लीथल नशा है, वो स्मगल होते हुए मुल्क से बाहर पकड़ा गया। मगर इसके अलावा ये कैसे ज़हर सरायत कर रहा है, ख़ास तौर पर हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये खबरें बड़ी जो हैं वो अलार्मिंग है। और आखिर में बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में क्या दुनिया की सबसे बड़ी जंग होने जा रही है, तुर्की क्या बर्दाश्त कर लेगा शाम पर इजराइल का कब्जा। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। आपका स्टेटमेंट में देखा जिसमें आपने कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो 14 को हम जो है अपनी तहरीक शुरू कर देंगे। और सेकेंडली ये मुज़ाकरात वाला तो जो डोल हमने डाला है उसमें तो उन्होंने कह दिया जी पहले वही कहानी 9 मई को माफ़ी मांगे। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात, क्या इस हुकूमत के पास कुछ ऐसा है जो ये आपको ऑफर कर सकते हैं जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें ये तो अब एक्सपोज हो रहे हैं, इनके पास बिल्कुल इख्तियार नहीं है। इसीलिए तो हम कहते रहे सारी ज़िंदगी कि जी हम इनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते, क्योंकि इख्तियार ही नहीं है इनके पास। और ये बार बार कहते रहे TV पे आके कि जी हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सियासी लोग हैं, ये सियासी अपने आप को कहते हैं, तो क्यों मुज़ाकरात नहीं करते हैं। तो आज अल्लाह ने मौका दे दिया, खान साहब ने कहा ठीक है जो भी मुज़ाकरात करना चाहे कर लें। और पहली दफ़ा उमर अयूब साहब को बड़ा ठीक ठाक इख्तियारात मिले हैं, जो कमेटी बनी है उनको इख्तियारात मिले हैं कि आपने जो भी फैसला कर लिया मैं मानूंगा। अब बात यह है कि इस हुकूमत के पास शायद कुछ है नहीं देने को, और हालांकि वो मुतालबात भी कोई ऐसे नहीं है। देखें पूरी दुनिया के अंदर ये एक फिनोमेना है कि अगर बंदा बेकसूर है और सियासी वर्कर है, बेकसूर है, तो उसको रिहा किया जाए। तो हमने ये तो नहीं कहा कि कसूरवारों को भी रिहा किया जाए। ठीक है, आपके पास कोई सबूत है बिल्कुल दे दें, लेकिन ये तो मुज़ाकरात से होंगे ना। दूसरा हमने कहा कि इंसानी हकूक बहाल कर दें। तीसरा हमने कहा कि रूल ऑफ लॉ को बहाल करें। तो इसमें कौन सा ऐसा मुतालबा है जो नाजायज़ मुतालबा है जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है या ये कर नहीं सकते। लेकिन आज साबित हो गया कि ये हुकूमत बेख्तियार है, इसके पास कोई। लेकिन शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, हुकूमत कहती है कि 9 मई पे पहले माफ़ी मांगी और पहले उसका फैसला होगा, फिर मुज़ाकरात होंगे। क्या इस पर PTI राजी है? देखिए, पहली बात तो ये कि 9 मई जिसने किया है उसका पहला फैसला तो हो जाए ना। 9 मई किसने किया है? क्या PTI ने तस्लीम किया कि उन्होंने किया है? PTI तो कह रही है कि तहकीकात हो। क्यों अभी तक जुडिशल कमीशन नहीं बन सका 1.5 साल में? क्यों अभी तक साबित ही नहीं हुआ? आप 9 मई को आपने एक तरफ रखा हुआ है, अभी आप तोशाखाना को जो आपने एक तोशाखाना केस ख़त्म हुआ है, तोशाखाना 2 केस आ गया। इसका मतलब है कि इनके पास कोई भी सबूत नहीं है, ऐसे सबूत नहीं है जिससे। लेकिन सर बानी PTI ने ये कहा था, इमरान खान साहब ने जेल में गुफ्तगू करते हुए कि अगर CCTV फुटेज में कोई तहरीक इंसाफ का कारकुन पाया जाता है तो 9 मई पे वो माफ़ी मांगेंगे। और फिर CCTV फुटेज जारी कर दी गई जिसमें वाकईतन वो ऐसे कारकुन पाए गए और हसन न्याजी जो है वो उन्होंने वो जो है वो फौजी यूनिफॉर्म जो है वो भी लहराते हुए पाए गए। तो फिर क्या इस पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और क्या PTI माफ़ी मांगेगी? नहीं, देखें जी, इस तरह नहीं है। एक तो ये था कि मुजाहरा, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे। मुजाहरे कहीं भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुजाहरा यहाँ ना करें वहाँ ना करें, लेकिन पुरअमन मुजाहरा। अब ये जो है ना कि PTI के लीडरशिप के ऊपर ये बात साबित हो जाए कि इनके कहने पे हुआ। अब ये तो देखें ना, इमरान खान तो था ही नहीं उस वक्त, तो वो क्यों जेल में है फिर? तो ये बात साबित करनी है ना कि क्या PTI ने कहा था कि तुम ऐसा करो, या किसी ने उनको उकसाया, या किसी ने उनको। देखे ना, जब भी कोई मॉब होता है ना तो उसके आगे कोई भी 10 बंदे आगे आ जाए तो जी इस तरफ चलना है तो लोग चले जाते हैं।
अब ये देखना, यही तो हम कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। देखिए फौज हमारा इदारा है, बड़ा प्रेस्टिजियस इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और फौज ने साबित भी किया है कि वो जो हमारी सरहदें हैं, जो हमारे यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, हर बार उन्होंने अपने आप को साबित किया। अच्छा, अगर मैं जो आपकी बात समझाऊं वो ये समझूं शौकत भाई कि जो लिंक है वो तो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना, कि अगर हसन न्याजी साहब का या किसी और का नाम आता है तो वो लिंक तो आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि भाई ये वाकई उनके ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, नहीं जाहिर है, और उससे हवाले से कोई तहकीकात नहीं हो रही। मगर मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप कहते हैं कि हम दोबारा तहरीक चलाएंगे और साथ ही आपसे एक और मुतालबा किया गया कि ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, या आपने कहा कि हम 14 को फिर आ रहे हैं, तो क्या आपके इरादे हैं, आपका यानी किस तरीके से आप करेंगे? वो ये मैं अर्ज करूं कि हमारी लीडरशिप की तरफ से अब से इमरान खान ने कहा है कि नासिवल नाफरमानी की तारीख हम शुरू कर देंगे। अगर जो हुकूमत का एक स्टांस था कि जी हमसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे, तो ये मसला भी हल कर लिया उन्होंने। जो 5 रुकनी कमेटी बनाई है वो बड़े ही मतलब ये कि हमारे पार्टी के ऐसे लोग हैं जिन पे एतमाद किया जा सकता है। असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, और हमारा मतलब उमर अयूब साहब हैं। तो ये वो लोग हैं जो पार्टी के मेन सतून हैं, इन पे एतमाद किया जा सकता है। तो अभी तक तो हुकूमत उसका मजाक उड़ा रही है। वो कह रही जी अब ये अभी तक तो ये 9 मई नहीं था ना, अभी तक तो ये कह रहे थे मुज़ाकरात। लेकिन सर हुकूमत तो नहीं मान रही, फिलहाल तो इनकार कर दिया है मुज़ाकरात से। इधर कमेटी बन गई है, क्या अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी? और क्या उसमें आप तरसीलात ज़र जो है वो रोकने का कहेंगे? आप क्या इसकी हमायत करते हैं कि बिजली के बिल ना दिए जाए? देखें, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। अभी तक तो सिर्फ ये है कि सिविल नाफरमानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के हद तक महदूद किया गया है। अब आगे जाहिर पार्टी फैसला करेगी, मैं तो फैसला नहीं कर सकता ना। 14 तारीख दी थी कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से थी कि सिविल नाफरमानी जो होगी वो वहाँ के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका बहुत बड़ा प्रेशर है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्योंकि वो उस मुल्क के निज़ाम को भी देख रहे हैं और हमारे निज़ाम को भी देख रहे हैं। तो जिस तरह हमें जो नाइंसाफियों का सामना है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके नज़रों के सामने हैं, तो उसमें लोगों के अंदर गुस्सा है। तो ये है कि इमरान खान ने तो देखें एक तरफ ठीक है, उन्होंने अपनी तारीख तो चलानी है, सियासी जदोजहद करनी है। हम तो कोई बंदूक हाथ में लेके नहीं आ सकते हैं ना, हम तो सिर्फ सियासी जदोजहद कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की ये गलतफहमी है कि 26 नवंबर को जो है वो हमने इनको मार भगाया है, तो शायद PTI कमज़ोर हो गई है या उनकी लीडरशिप के अंदर कोई इख्तलाफात हैं, तो ये गलतफहमी में ना रहे। PTI जब तक इमरान खान हैं और उनकी काल है तो सारे लोग उस तरफ देखते हैं, किसी लीडरशिप की तरफ नहीं देखते हैं, और लीडरशिप में भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो खान कहेगा वही होगा। अब 14 दिसंबर की उन्होंने तारीख दी है, तो अभी तक उसको कोई वापस नहीं ले सकता जब तक कि कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं होते हैं, कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात की तरफ हम बढ़ते नहीं हैं। अब इससे अंदाजा लगाएं कि गवर्नमेंट कितनी गैर संजीदा है, यानी कि अपोजिशन खुद का है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब वो कह रहे हैं कि जी जो उनके वज़रा के बयानात देखा, ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ के इंतहाई गैर संजीदा बयानात ना, और उससे अंदाज़ा होता है कि इस हुकूमत का ना कोई विजन है, ना कोई ये जो तरक्की का ढोंग रचा रही है, कहाँ से तरक्की आएगी? सियासी अदम इस्तेकाम है मुल्क के अंदर, तो जब तक सियासी अदम इस्तेकाम है तो तरक्की कहाँ से आएगी? शौकत साहब, फैसल वाडा साहब तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो नाकाम होगी। अगर ये ऐसा ही होता है तो फिर क्या तहरीक इंसाफ का कोई और लाहे अमल भी है, दोबारा एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएंगे? देखिए, सियासी जद्दोजहद तो ख़त्म नहीं होती है ना। एक तहरीक का नतीजा खैज़ ना हो तो दूसरी तारीख शुरू हो जाती है, फिर कोशिश की जाती है। तो ये तो देखिए, मेरी कभी ये ख्वाहिश नहीं रही है कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएं, और न ही कभी ये ख्वाहिश रही है कि मुल्क के अंदर कोई अदम इस्तेकाम में हमारा कोई रोल हो। लेकिन ये तो हुकूमत खुद सब चीज़ें करवा रही है ना, कि मतलब ये कि इतनी बड़ी पार्टी को कह रहे हैं जी इनके तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो अब आप समझे कि ये हुकूमत क्यों मतलब ये कि ऐसे ऐनक पहन रही है जिनको नज़र नहीं आ रहा है, और ये समझ रहे हैं कि बस जो कुछ है हम ही हैं, तो सारी ज़िंदगी तो न ये हुकूमत में रहेंगे, न ये सारी ज़िंदगी इक़्तिदार में रहेंगे, इस नशे में न रहे, बात करें। और जो पॉलिटिकल वो है डायलॉग, अभी देखें इनके लिए तो और भी मुसीबतें खड़ी हो रही है ना।
मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मतलब उनके भी त्यौहार ठीक नहीं लग रहे हैं, शायद उनके साथ भी धोखा हुआ है। तो अब वो भी सामने आ रहे हैं कि जी अब हुकूमत क्या करेगी। एक तरफ ताहिर अशरफी ग्रुप है, मौलाना ताहिर अशरफी साहब का ग्रुप है, उस तरफ काफ़ी मदरसे 18,000 मदरसे रजिस्टर हुए हैं। अब इस तरफ जो है मौलाना साहब कहते हैं कि जी हम इधर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, इधर करते हैं। तो एक तो ये खिचड़ी बन जाएगी। जो 2019 का एक्ट बना था शफकत महमूद साहब के दौर में, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। अब नेगोशिएशन हो रही है, किस बात पे नेगोशिएशन हो रही है वो भी आवाम को बताया जाए। और दूसरे के उलमा को लड़ाकर, मदारस को लड़ाकर, क्या इस वक्त ये इन इश्यूज को उठाने की ज़रूरत थी? ये सिर्फ शायद जो 26 नवंबर को डी चौक में जो जुल्म हुआ उसको, उसकी अहमियत कम करने और उसको बुलाने के सबसे बड़ी वजह जो है मुज़ाकरात ना होने की वो तो 9 मई है। अगर 9 मई पे माफ़ी नहीं मिलती या 9 मई पे बात आगे नहीं बढ़ती या उसका फैसला नहीं होता तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्या फिर भी आप मुज़ाकरात करेंगे? देखिए अभी तक तो 9 मई नहीं था ना, ये तो अब 9 मई का किस्सा इन्होंने सुना दिया। अभी तक तो ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात करें, पार्लियामेंट में आए, बात करें, हमारे साथ बात करें। अभी तक तो ये चक्कर था ना। लेकिन अब अचानक जो है, फिर ये भी देखें कि 9 मई तो पहले हुआ था ना, उसके बाद इलेक्शन हुए हैं। तो हमें क्यों कहा गया कि जी आप हुकूमत बना लें? हमारे तो ये कि पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए तो हुकूमत नहीं बनाई ना, वरना हमें तो ऑफर हुई थी। तो ये जो पीपल्स पार्टी के साथ अगर वो हमारे साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार थी तो अच्छा शौकत यूसुफ ज़ई साहब, एक जरा रियल पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि एक सीधी सी बात है, आपका और जो मुक्तदरा का टकराव है वो सूट करता है मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे, ये तो कोई आदमी भी समझने के लिए किसी का आइंस्टाइन होना ज़रूरी नहीं है। सेकेंडली, जितना दबाव हुकूमत ने डाला बानी पीटीआई पर उनकी इस कैदोबंद में, वो भी 1 सेंटीमीटर हिलजुल नहीं रहे। तो वही स्टेटेड पोजीशन है, वही स्टेलमेट है, कोई दरमियान में ब्रिज तो बनता नज़र नहीं आता किसी मुस्तकबिल करीब में, बल्कि बैद में भी, जब तक ये स्ट्रक्चर्स इन प्लेस हैं। एग्री करते हैं आप इस वर्जन ऑफ थिंग्स से? जी बिल्कुल। देखें ये तो इस वक्त सारे आसाब की जंग है ना, उनको तोड़ने की बड़ी कोशिशें हुई, बड़े 300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए। उनके साथ क्या क्या जेल के अंदर नहीं हुआ, ये तो जब बाहर निकलेंगे पता चलेगा कि कितना जुल्म हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़े, 9 मई के वाक़यात ये बता रहे हैं, तो 9 मई के वाक़यात की हमने कितनी मरतबा मजम्मत की है। जब एक इंसान या पार्टी मजम्मत करती है तो इसका मतलब है कि वो उसको ऑन नहीं कर रही है ना। अगर हमने किया होता है, हमारे कोई इरादा होता है या कहीं, तो अभी तक सबूत भी आ जाते और सजाएं भी हो जाती। अब 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल वैसे ही लोगों को जेलों में रखा हुआ है अभी तक। तो देखें ये इंसाफ तो होना चाहिए ना, चाहे जितना भी किसी ने जुर्म किया हो, इंसाफ को तो नहीं वो होना चाहिए ना। तो इंसाफ का तकाजा ये तो नहीं है कि एक चीज़ हम खुद नहीं कह रहे हैं कि जी हमने नहीं किया, तो ये कह रहे हैं जी आप कह दें कि जी आपने किया, ये तो कोई बात नहीं है ना भाई। 9 मई का वाक़या हुआ है, बहुत ही काबिल मज़म्मत है। शौकत यूसुफ साहब, मैं आपसे बिल्कुल ये भी एग्री करता हूँ, और फिर एक मुल्क में इंस्टेबिलिटी और एनार्की की कैफियत को ख़त्म होना चाहिए। कोई वाया मीडिया ज़रूर निकले, वेस्टेड इंटरेस्ट है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की इस कज़िये को समझने की, क्योंकि इससे निकलना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। मीशत हमारे सर पर सवार है, तो कोई ना कोई वाया मीडिया तो होना चाहिए। अल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाए। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो बड़ी अहम खबरें हैं। 700 किलो आइस वाला क्या मामला है, कितनी इसकी मालियत है, ये किस तरह जहर हमारी यूथ में सरायत कर रहा है और बाहर भी जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। फिर मशरिक़ वस्ता पे भी बात करेंगे, और महंगी तरीन बिजली बनाने के तो हम चैम्पियन हैं, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, ये अब नया मुतालबा, अब तो उन्होंने कह दिया, खुल की बात कर दी है कि मुज़ाकरात कोई नहीं। हमें ऐसी बात कर रहे थे वो कि जनाब हम जो है वो मुज़ाकरात करते हैं, ये हमसे मुज़ाकरात नहीं करते। अब ये देखें कि उन्होंने वो अब शराइत रख दी हैं, ज़ाहिर वो नहीं मानेंगे, लिहाजा मुज़ाकरात कोई नहीं होने। तो ये सारा ड्रामा ही था कि मुज़ाकरात करने हैं, ना वो कर सकते हैं, ना उनके पास कुछ देने के लिए है। मियाँ साहब देखिए काजी साहब, कल एक मूव हुई थी और पीटीआई ने एक कमेटी बनाई थी कि 5 रुकनी कमेटी, और उन्होंने दस्तबरदार भी हो गए थे कि हमारा कोई मुतालबा नहीं है।
मशरूत पेशगी जो मुज़ाकरात उन्होंने रखे थे वो उससे दस्तबरदार हो गए थे। लेकिन कल जब पैगाम भेजा गया और वहाँ पर स्पीकर याद सादिक के ऑफिस में जब PTI का वफ्द गया, उन्होंने वहाँ पर जाकर ताज़ियत की उनकी हमशीरा की वफ़ात की और साथ ही वहाँ पर जो है मुज़ाकरात की भी बात की। और उस वक्त वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन वो पैगाम जो है जरा कम वक्त में मैं एक शॉट सुनवाना चाहता हूँ आपको, फिर इस कमेंट लेता हूँ, सुनाइएगा। इसाक डार साहब कुछ फरमा रहे। 2024 का इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें और फिर उसकी टर्म पूरी कर लें। और ये यलगार से कोई मामला हल नहीं होते। नहीं, ये बात तो नहीं, बड़ी मुस्बत बात की है इन्होंने। मैं तो समझता हूँ, मैं थोड़ा सा इजाफा करता हूँ। एक तो 77 से शुरू कर लें, नॉन इलेक्टेड असम्बली से शुरू कर लें, फिर जो IGI का केस था जिसकी कल मैंने खिदमत में दरख्वास्त की, मुनीब फरूक भाई हमारे साथ थे, वहाँ से शुरू कर लें। पैसे किस किस ने बांटे थे, इलेक्शन का रिजल्ट कैसे चेंज हुआ, इस हवाले से एक कॉलम मेरे ख्याल में जनरल हमीद गुल साहब का भी है और मेरी पर्सनली भी उनसे मुलाकात हुई, उसको भी शामिल कर लेते हैं। 2018 का भी शामिल कर लेते हैं। मगर 24 वाला तो NDC मियाँ साहब, बाकी भी मैं ये नहीं कहता फेयर थे। जी मियाँ साहब, सॉरी साहब, देखें ये तो इतराफ़ है ना। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कल इतराफ़ कर लिया है कि 2024 का जो मैंडेट था वो जाली था, 2018 का भी जाली था। तो ये तो पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है कायद साहब, और पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। क्योंकि अब पाकिस्तान में ऐसी हुकूमतें बनती हैं, ऐसे इलेक्शन होते हैं कि जहाँ पर जो है वो एक दूसरे का मैंडेट का बाद में कहा जाता है कि मेरा भी जाली था, तुम्हारा भी जाली था, हम भी पूरा कर लें, आप भी पूरा कर लें। तो फिर ये नायब वज़ीर आज़म की ज़बान से कल अल्फाज और उस फ्लोर पर जिसको हम वाने बाला कहते हैं, वहाँ पर ये अल्फाज बयान करना और इस तरह की तकरीर करना और इस तरह की बात करना जो है, इससे जागनसाई नहीं होगी तो क्या होगा कायद साहब? फिर जागनसाई होती है, फिर बाहर हमारी जमहूरियत की बातें होती हैं और हमारी जो आपने देखा कि हमारा पासपोर्ट कितना हल्का हो गया, हमारा पैसा कितना हल्का हो गया, हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, कर्जा देने को तैयार नहीं है, सरमाकारी को तैयार नहीं है। और बात ये है, वो एक ऐसी रवायती सी बात है ना, किसी ने पूछा तुसी कौन होंदे हो, उन्होंने कहा जी मैं सैयद, तो जेड़े तेरे नाल खड़ा है कौन है, कहते ये भी मिरासी है। आई एम सॉरी, मिरासी को गलत लोग नहीं होते, मैं उनकी ज़्यादा इज्जत करता हूँ, मगर मैं खुद समझता हूँ कि मुझे भी मिरासी कहा जाए। बात ये मैं कह रहा हूँ कि यानी ये क्या बात हुई कि तू कहने हो आपने बंदा मारा है, कहते कोई गल नहीं, उसने भी तो मारे है, एक बंदा मारा जब दूजा बंदा मारा बराबर है जीरो। व्हाट काइंड ऑफ आर्गूमेंट इज दिस? अच्छा ये सुनाए क्या है, अपना जावेद लतीफ़ साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, बड़े वोकल हैं। अच्छा नहीं, बात तो आपको ठीक है, नहीं बात ये है अकेले तो नहीं कर सकते थे फैज़ हमीद साहब, ना अकेले वो नवाज शरीफ साहब को 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर भेज सकते थे, ना उन्होंने वो कॉल रिसीव की इलेक्शन की ख्वाजा आसिफ साहब की, जो उन्होंने उनको इलेक्शन जितवाया हो, वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो हम भी यही बात कहते हैं कि भाई आज से क्यों शुरू करते हो, शुरू कर लो, 77 से शुरू कर लो। ये तो मान लिया ना, आपने मान लिया आपके दौर में जो जुल्फकार अली भुट्टो को जुडिशियल मर्डर हुआ, तो जब मर्डर हो रहा था तो ज़ियाउल हक साहब के आगे भंगड़े कौन डाल रहा था, उनके बगल बच्चे कौन थे? तो सारा करें। अब बाजवा साहब का एहतसाब करना कर ले, और बिल्कुल अच्छी बात है, एहतसाब होना चाहिए। मियां साहब, काजी साहब, जो मुस्लिम लीग नून है ना, वो तो एहतसाब और हिसाब मांग रही है बाजवा साहब से, और साथ वो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से हिसाब मांग रही है, और वो बार बार जो है वो इसी चीज़ का इजहार कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो भी इजहार कर रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब ने भी इजहार कर दिया, उससे पहले नवाज शरीफ ने इजहार कर दिया था। तो इस तरह इजहार तो कर रहे हैं कि बाजवा साहब का एहतसाब किया जाए, साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो उनका जो है वो एहतसाब किया जाए। तो ये एहतसाब जो है वो असल में मुस्लिम लीग नून 2018 का जो हिसाब मांग रही है, ये इन दो शख्सियात से मांग रही है। लेकिन जो अभी मुज़ाकरात की बात हो रही थी वो, मियां साहब एक मिनट यार, आप बाजवा साहब का देना दे सकते हैं? ये जो दूसरी सक्सेसिव गवर्नमेंट आपकी आई है, और इवन जो गवर्नमेंट जो थी वो क्या नाम था, अच्छा सा अनवारुल हक साहब, जो फेयर गंदम डील फेम है, और जिन्होंने फॉर्म 47 का मुबैना तौर पर जिक्र किया था, हनीफ अब्बासी साहब मुबारकबाद देते हैं, वो वजीर भी बन गए हैं। तो भाई इनके एहसानात का बदला आप कैसे देंगे? और अब जो एहसानात हो रहे हैं उनका बदला भी ऐसे ही देंगे?
लेकिन कायद साहब देखें, ये तो एहसानात जिस तरह होते हैं उसी तरह इसका बदला भी मिलता है। लेकिन वो उस वक्त जो एहसानात हुए थे, ख्वाजा आसिफ पर भी तो एहसान हुआ था ना, वो भी आपने कल भी जिक्र किया था उसका। तो ये एहसानात तो फिर होते हैं और वो हो रहे थे। और 2022 में भी तो फिर जो एक स्टोरी मैंने आपसे और लेनी है। While all these top people are so busy in very very important issues, बड़े important issues हैं जिसमें रोज बहस होती है, पढ़ लो, 700 kg आइस जो है इस मुल्क से स्मगल होते हुए पकड़ी गई। और ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इस पर हम स्टोरी भी करेंगे, हमारा स्टाफ भी काम कर रहा है। ये किस तरह से जहर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी मुबैना तौर पर जो है वो सरायत कर रहा है। इधर कोई देखने वाला नहीं है। क्या खबरें हैं आपकी? तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वालों से, क्या नाम उनका, ANF वालों से बात भी हुई है। वो क्या कहते हैं, इसकी मालियत कितनी थी और ये कितना बड़ा अफरीत है जो इस समाज को चाट रहा है, अब खासकर यूथ को? मियां साहब देखें कायद साहब, ये टनों के हिसाब से जो है वो मंशियात मुल्क में भी है और मुल्क से बाहर भी जा रही है। ये बड़ा अलार्मिंग है कि मंशियात पाकिस्तान के रास्ते मुल्क से बाहर जा रही है। हम पहले कहते थे अफगानिस्तान के रास्ते जाती है, लेकिन अब पाकिस्तान के रास्ते जो बाहर जाने की कोशिश पकड़ी गई, ये तो पकड़ी गई है खेप। ANF ने एक छापा मारा कल, और जो कराची में सी पोर्ट पर, और वहाँ पर मलेशिया में ये खेप जा रही थी, और उसमें ये 700 किलोग्राम जो आइस पकड़ी गई है, 17 मन बनती है, 17.5 मन। और कायद साहब इसकी मालियत पता कितनी बनती है पाकिस्तानी रुपयों में? ये 42 अरब रुपए की आइस जो है वो कल पकड़ी गई है, और ये मलेशिया की जानिब जा रही थी। ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो बैग्स थे उसमें ये भरी गई थी। और इसके अलावा मैंने बात की ANF से, तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा सोर्स जो है वो अफगानिस्तान है, और वहाँ से, और पेशावर में भी इसकी फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, पेशावर के गिरदोनवा में भी इसकी फैक्ट्रियाँ हैं, और ये पूरे मुल्क में सरायत जो है वो कर चुकी है। और ये सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़ ये है कि इसको जो है वो बैरून मुल्क स्मगल करते हुए पकड़ा गया। अब 2023 का डाटा जो है वो इससे भी होशरुबा है। 2023 में जो कायद साहब 229 टन मंशियात जो है वो पकड़ी गई, और उसमें 1854 मंशियात फरोश जो है वो गिरफ्तार हुए, और आइस 10,099 किलोग्राम जो है पकड़ी गई। कल तो 700 किलोग्राम पकड़ी गई है ना, पिछले साल जो है 10,000 किलोग्राम जो है वो आइस पकड़ी गई थी। कोकेन जो है वो 17 किलोग्राम, हशीश 81,000 किलोग्राम, और हीरोइन जो है 9,000 किलोग्राम, और अफीम 4,000 किलोग्राम जो है वो पकड़ी गई। ये तो खेपें वो हैं जो पकड़ी गई हैं। लेकिन ANF कहता है कि हमने एक कार्रवाई की, उसमें पंजाब पुलिस का एक DSP निकला, और ये भी कहते हैं कि बहुत से इदारों के जो अहलकार हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं, और ये मुल्क के अंदर जो सरायत कर चुकी है उसमें तालीमी इदारों में जो है वो इसका वहाँ तक पहुँच हो चुकी है, और ये जहर जो है वो घर घर और करिया करिया जो है पहुँचाया जा रहा है। इस पर कार्रवाइयाँ तो ANF कर रहा है, लेकिन जो दूसरे इदारे जिसमें पुलिस है वो इसकी कार्रवाई में उनको मदद जो है वो तावन नहीं मिलता ANF को। यही वजह है कि एक SHO है जो उसके इलाके में अगर आइस की फरोख्त हो रही है और वहाँ पर जो है मंशियात फरोख्त हो रही है, मियां साहब, तो मैंने SHO ये को पता होना चाहिए कि ये इसकी तरसील में और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी ये टिकटॉक और ये जो सोशल मीडिया है, इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल काजी साहब, इसमें बड़े जदीद तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोड होते हैं और वो कोड जो है वो बताए जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और वहां से वो वसूल की जाती है और उसी तरह तरसील होती है। और इसके अलावा ड्रोन के जरिए जो है वो भी आइस या मंशियात जो है वो उसको तरसील किया जाता है। ये बहुत से जदीद तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और मुख्तलिफ कोड जो हैं वो इसके रखे गए हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए उसको पास किया जाता है और उसी जरिए से जो है वो उसको तरसील किया जाता है, वहीं से वो कलेक्ट करते हैं। मियां साहब, ये तो एक बड़ी तकलीफदेह सूरत अहवाल है और अरबाब इख्तियार को ये देखना चाहिए, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये बाहर भी नहीं जानी चाहिए और हमारे मुल्क में भी नहीं फैलनी चाहिए, और यूथ जो है वो हमारा सरमाया है। मियां साहब, मैं अगली स्टोरी की तरफ बढ़ता हूँ। कल भी किसी ने बात की, मैं सुन रहा था मिफ्ताह इस्माइल साहब को, किसी प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम बनाते हैं। अब महंगी तरीन बिजली बना के हम अपनी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी, औरंगज़ेब साहब हमें बता दें, वो बहुत माशाल्लाह एक दानिशवर भी हैं और पढ़े लिखे और बहुत बड़े अफसर भी थे एक बैंक के, तो कैसे होगी हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा इस बिजली के साथ, इस बिजली की कीमत के साथ?
देखिए काजी साहब, आज एक रेगुलेटर की एक रिपोर्ट आई है और उसने चार्जशीट कर दिया हुकूमत को। रेगुलेटर कहते हैं नेपरा को। नेपरा जो है वो हुकूमती इदारा है और रेगुलेटर है। उसने चार्जशीट कर दिया है जो कि लाइसेंस देता है। उसने कहा है कि जो लाइसेंस मुझसे लिए गए वो एक नई टेक्नोलॉजी के लिए गए थे और इतने पावर प्लांट लगा दिए गए, उतनी हमारी तलब नहीं थी। तलब हमारी जो है वो 26 से 27 से 28 हज़ार मेगावाट है, लेकिन 45,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगा दिए गए और हुकूमत ट्रांसमिशन लाइन बनाना भूल गई। और काजी साहब, जो ट्रांसमिशन लाइन है वो खराब है। ऐसे पुरानी टेक्नोलॉजी लाई गई जो ज्यादा आयल लेकर कम बिजली पैदा करती है और महंगी बिजली पैदा करती है। बहुत से पावर प्लांट जो हैं वो खराब हो चुके हैं, उसमें आयल मिलावट शुदा डाला गया और वो जो है वो अब ज्यादा आयल लेते हैं, महंगी तरीन बिजली पैदा करते हैं। और उसमें यह भी कहा गया कि 747 मेगावाट गुद्दू पावर प्लांट की मिसाल दी गई है नेपरा की जानिब से कि वो एक एफिशिएंट पावर प्लांट था, उसकी मशीनें खराब हो गई। अब वो सबसे महंगा तरीन पावर प्लांट है। जो सोलर है वो 51 रुपए फी यूनिट में पैदा हो रही है, जो विंड है वो 45 रुपए फी यूनिट तक पैदा हो रही है, लेकिन वो बिजली भी तरसील नहीं हो पाती। जो LNG से बिजली पैदा हो रही है, वो जो एफिशिएंट पावर प्लांट है उनकी बिजली भी तरसील नहीं हो पाती। जो बिजली के महंगे तरीन पावर प्लांट है, मुझे तो ये साजिश लगती है काजी साहब कि जो महंगे तरीन पावर प्लांट है उनकी ट्रांसमिशन लाइन ठीक है और जो सस्ते पावर प्लांट्स हैं उनकी ट्रांसमिशन लाइन खराब है। और वही यही वजह है कि सस्ती बिजली ट्रांसमिट नहीं हो पाती और महंगी बिजली जो है वो ट्रांसमिट हो पाती है। और नेपरा कहता है मियां साहब शार्प ब्रेक मैंने लेनी है। दो बड़े इशू हमने आपके साथ डिस्कस किए, ये है असल इशू, बाकी सब रौला है। बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते हैं सीरिया में क्या होने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, उनसे रहनुमाई लेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मारूफ दफ़ाई तजिया निगार हैं, दानिशवर हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, ये एक बड़ी सरप्राइज़ हमने देखी, या से सरप्राइज़ हम कह सकते हैं कि एकदम हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बैठ गया। और फिर हमारी बात हो रही थी, जिस तरह अभी आप ब्रेक के दौरान बात हो रही थी कि इराक़ में सबसे बड़ा नुकसान तो आर्मी के यानी डिसमेंटल हो जाने से हुआ था और वो अभी तक अजाब बना हुआ है। क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी और क्या एक फ्री हैंड अब इजराइल को मिल रहा है और वो रन ओवर कर जाएगा दमिश्क से आगे तक? जी, मेरा नहीं ख्याल है कि इजराइल का रास्ता रोकने के लिए हमको कोई और रुकावट ऐसी रह गई है। कल तक की जो खबरें थी, मैं आज की लेटेस्ट नहीं देखी अभी, इजराइल और अमेरिकन एयरफोर्सेस ने मिल मिलाकर जो सीरिया की एयरफोर्स थी, उनके जो टैंक्स थे, वो तकरीबन तबाही कर दिए हैं। और जब सीरिया का जिससे से बशार अल असद निकल रहे थे यहाँ से, तो उस वक्त इजरायली फोर्सेस दाखिल हो रही थी सदर्न सीरिया में। और जो सीरियन आर्मी थी उसने, जो किसी वक्त में मशरिक़ वस्ता की बड़ी मजबूत आर्मी समझी आती थी, वो रास्ता नहीं रोके, उन्होंने पीछे हट के बैठ गए। उसका बदकिस्मती है, हम इस हालात को हम समझने से कासिर हैं कि हो क्या रहे सारा। अगर आप देखिए तो ये थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड में थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो ट्रम्प साहब अपने जाते जाते कुछ काम कर गए थे। जी। एक तो उन्होंने डील ऑफ सेंचुरी शुरू की, फिर इब्राहिम रिकॉर्ड की बात शुरू हुई, जिससे मशरिक़ वस्ता में इजराइल का रास्ता हमवार हुआ। और इजराइल को देखिए, हमारे UAE में आकर भी बैठ गया इजराइल, ओमान में तो ऑलरेडी मौजूद था वहां पर। फिर उन्होंने गोलान हाइट्स जो थी, वो जो हमेशा से सीरिया का हिस्सा रहा है, और उसको वो गिफ्ट कर गए इजराइल को। एक और काम किया उन्होंने, जो इजराइल वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ यूरोपियन कमांड, जो उनकी जिसी से रीजनल कमांड्स हैं अमेरिका की। और ट्रम्प साहब ने उसका एक छोटा सा चेंज किया कि इजराइल को यूरोपियन कमांड से निकालकर सेंटकॉम में डाल दिया। अब सेंटकॉम, जिसमें पाकिस्तान भी उनके ज़ाहिर अख्तियार भी कह लीजिए कि एक तरह से आता है, पाकिस्तान की मशरिकी सरहदों से और इजराइल तक फैला हुआ है। अभी ये क्यों हुआ, इस पर हमने कभी गौर करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल ये वो हालात हैं। इसके बाद आपने देखा कि गजा में जो कुछ हुआ, जिसी किस्म का हुआ, फिर जिसी किस्से लेबनान में जो थी उनकी लीडरशिप थी जितनी भी, उस सब को किसी से तबाह किया गया। तो फिर उसके बाद तो हालात बड़े हमवार थे। ईरान पहले ही कमज़ोर था, बातचीत से ज़्यादा उसके पास इतनी वक़्त नहीं है ईरान की इस खत्ते में कि वो कुछ काम कर सके आगे। लेकिन अब सीरिया के इस तरीके से जाने से
एक तो डर ये कि नॉर्दर्न सीरिया जो आमतौर पे जहाँ पे टर्क्स क्लेम करते हैं उसको कि हमारा ये हिस्सा है, वो शायद तुर्की को गिफ्ट हो जाएगा। अब एक बंदरगाह है जहाँ पे जो इनकी जो मेडिटेरेनियन से जो वाक़या है सीरिया की बंदरगाह, वो उस पे था, हावी था, लेकिन अब शायद कोई डील इनकी हो गई होगी बिहाइंड द सीन। लेकिन सीरिया के इस तरीके से गिर जाने से आप अगर नक्शा उठा के देखिए तो फिर देखिए कि इजराइल का जो दायरा इख्तियार वो कहाँ तक बढ़ गया हुआ है। और नेक्स्ट स्टेज कोई मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा मुश्किल मुझे नज़र नहीं आती कि भाई नेक्स्ट स्टेज क्या होगी उनकी और कब होगी, लेकिन वो कब होगी इसका भी आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन क्या होगी, मुराद क्या है आपकी जनरल साहब? सर इसी को जनरल साहब इसी को बुनियाद बनाकर मैं थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहता हूं कि आप उस वक्त सर्विस में थे और आपको याद होगा सर कि नेटो के साबिक एक जनरल ने एक इंकशाफ किया था कि बुश इंतज़ामिया ने जब 9/11 हुआ तो उसके बाद मुस्लिम ममालिक पर हमला करने का प्लान बनाया था, जिसमें इराक, सूडान, ईरान, सोमालिया, लिबिया और शाम जो है वो शामिल थे। इन ममालिक में आपने देखा सर कि इराक और लिबिया तो तबाह हो गए, शाम की अब बारी आ गई, ईरान पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, ईरान की करेंसी जो है वो बदतरीन हालत में अब तो जो है मौजूद है। तो क्या मुस्लिम ममालिक जो है वो एक एक करके शिकार होंगे? ये इकट्ठे क्यों नहीं होते और एक पैगाम क्यों नहीं देते आलमी साम्राज्य को कि हम एक ताकत हैं? देखिए यही खूबी है जो सुपर पावर की कि वो पहले उन्होंने इनको डिवाइड कर दिया। हम सुपर पावर को समझते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा उनके पास फौजी ताकत है, नहीं। सुपर पावर की जो मैं समझता हूँ डेफिनेशन होनी चाहिए कि वो दुनिया के हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब दे लेते हैं और अपने मफादात को फिर आगे बढ़ाते हैं। आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हुई हैं, वो एकदम नहीं हुई। और ये नज़र आ रहा था, जो देखने वाले थे, जो दूरबीन जिनकी आंखें दूर तक देख सकती थी, नज़र आ रहा था कि ये होगा आइंदा। क्योंकि आप अगर देखिए तो इनके जो जितनी भी इनकी ताकत है, इस रास्ते में रुकावट कौन है इनकी? मैं बार बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन 92 में जब ये सोवियत यूनियन डिसमेंटल हो गया तो वाशिंगटन पोस्ट के इदारे ने लिखा था कि भाई अब वो कौन सा ऐसा दुश्मन है जिसके खिलाफ हमने लड़ना है और जिसको हमने तबाह करना है। तो उसमें आपका नाम था, मुसलमानों का नाम था उसमें। तो इसलिए मेरे लिए कोई इतनी वो समझता हूँ कि वो छूनी बात नहीं, अनहोनी बात नहीं है। आइंदा क्या होगा उसमें भी कोई शक नहीं है मुझे। देखिए ईरान को जिस तरीके से ज़ेर किया गया एक तरीके से, और ईरान जिस तरीके से काबू में आया है, अब नेक्स्ट और कौन है जो इसका रास्ता रोक सकता है इस खत्ते में? लेकिन जल साहब मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ईरान की सरहद तो हमारे यहाँ भी मिलती है बलूचिस्तान में, और क्या कोई देर पा अमन होगा या बल्कनाइजेशन के बाद सिविल वार्स जो हैं वो तेज़ी से करेंगे, या वो कोई अमन व अमान कर लेंगे इजराइल वाले अगर पूरे सीरिया पर आते हैं? तो हाउ डू यू सी इट प्लेइंग आउट? देखिए जब सीरिया के ऊपर उनका तसल्लुत पूरी तरह कायम हो गया तो उसके बाद वो सीरिया को सद तक कंट्रोल कर लेंगे जितना उनको इस वक्त सूट करता है। क्योंकि सीरिया देखिए ना, 3 बराज़मों के ऊपर का एक वो है, सेंटर है, वहाँ पे 3 बराज़मों की सरहद वहाँ पे मिलती है सीरिया में। तो सीरिया के बाद नेक्स्ट स्टेज आप देखिए तो सीरिया जो आज सीरिया है, लेबनान, फ़लस्तीन पूरा था, इज़राइल इंक्लूडिंग, जॉर्डन, ये सारा इसका हिस्सा था। और सीरिया में तिजारत थी, सीरिया से वहाँ के बंदरगाह से उतरकर जो ताजिर थे अपना माल बाकायदा मैं इस्लाम के ज़माने में भी था कि वो ऊँटों के ज़रिए बाकायदा सऊदी अरबिया से पास होता था और नीचे आता था। तो आगे क्या होगा इसमें कोई शक तो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि और दूसरा जहाँ तक अमन का ताल्लुक है, तो सर अमन में ऐसा है, लबनान के बाद तो फिर ईरान अगला हदफ बनता है ना सर। तो फिर क्या अगला हदफ ईरान है? और ईरान के साथ तो हमारी सरहद मिलती है, तो अगर ईरान पर हमला होता है या ईरान निशाना बनता है तो फिर पाकिस्तान मुतासर होगा। देखिए हम क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान उनके निशाने पर है, पाकिस्तान उनके निशाने पर है और पाकिस्तान ही टारगेट है उनका। बाकी तो ये सारे जो मुल्कों में जो कुछ हो गया आपने देख लिया ना। इसमें अगर कोई रिटेलिएट कर सकता है या किसी के पास इस किस्म की अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि वो सामने खड़ा हो सकता है, सिर्फ पाकिस्तान। क्या इसराइल पाकिस्तान से पंगा लेगा और हम फिर उसका जवाब तो देंगे? दंदान शिकन जवाब होगा फिर। जी जवाब तो हम देंगे,
जो आप उस वक्त देंगे ना जब आपको पता होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, वो इस तरीके से हमला नहीं होगा जिससे कि सभी उन्होंने सीरिया में चले गए हैं। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जो सरगर्म अमल है वो जिस तरीके से दहशतगर्दी का शिकार है पाकिस्तान, इस खिते में पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई मुल्क देखें जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है तो पाकिस्तान है। क्यों हो रही है, कौन करवा रहा है इसको, कहाँ से हो रही है? इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए कि ज़माने में बड़ी बात करते हैं 5th जनरेशन वारफेयर की, अब वो शायद बातचीत हम भूल गए हैं। तो वो वारफेयर तो ऑन है, पाकिस्तान तो इस वक्त निशाने पर है, वारफेयर ऑन है इसमें। अच्छा जनरल साहब, जाहिर है हम न्यूक्लियर आर्म स्टेट हैं, डू यू एग्री विद दिस वर्जन ऑफ द सिचुएशन कि अगर हम यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कर लें तो मिलिटरीली हम कहीं भी पहुँच सकते हैं और हमें डिस्ट्रॉय करना आग से खेलने के बराबर हो सकता है। वी आर नॉट ओनली अ न्यूक्लियर पावर, और बल्कि हम वार हार्डन जितनी हमारी आर्मी है शायद दुनिया में कोई और हो जो 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 इस तरह के मुल्क हैं हमारे जैसे। और तो ये जी सर कई साहब आज शुक्र करें कि आप जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, डिस्पाइट ऑल एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग राइट लेफ्ट एंड सेंटर। यही फौज है जिसने आपके साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर काम कर रही है। तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए, हम इकोनॉमिकली इस तरफ चलना शुरू हो जाए, ये नहीं कि बहुत इकोनॉमिकली हम बहुत मजबूत हो जाएं, हम इकोनॉमिकली किसी एक सिमत में चलना शुरू हो जाए, जो साउथ की बजाय अगर हम स्टेबल हो जाए, नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर दें इकोनॉमिकली, तो पाकिस्तान से मजबूत मुल्क इस खिते में और कोई हो नहीं सकता। लेकिन कैसे? इंशाल्लाह सर ऐसा ही होगा, लेकिन अगर इजराइल जो है वो अपने मजमूम इरादे मुकम्मल करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान की तरफ जानिब आता है तो हमारे पास गौरी मिसाइल तो है ना, फिर वहां तक पहुंच सकता है सर, यरूशलेम तक। देखिए पहुंचने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बात यह है कि आप अपने आप को पहले खुद अपने आप को संभालिए। मेरी जो है, मैं भी काई साहब के सवाल के जवाब में भी कह रहा था, अपने आप को संभालिए। आपका सियासी स्टेबिलिटी इन द सेंस कि भाई आज से हालात 50-60% बेहतर हो जाए, स्टेबल हो जाए लोग सारे। आपकी जो इकोनॉमिक जो जिसके से अब तो हमने हाथ फैला के खड़े हुए ना सारी दुनिया के सामने, और वही दुनिया के वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं सारे सबको। इसराइल को जो बैक कर रहे हैं, IMF ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसको भी आप ले लीजिए। तो अगर हम अपने जो ये हाथ फैलाने हैं ना, इससे थोड़ा सा अगर हम कम कर लें तो फिर इजराइल हो कोई भी हो, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान इतना मजबूत है कि अपने पांव पे खड़ा होकर पाकिस्तान किसी का मुकाबला कर सकता है। चल साहब इंशाल्लाह सर, मैं आपको मशरिक़ वुस्ता की जानिब दोबारा मियाँ साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, वैसे तो आई हेट टू स्टॉप व्हेन जनरल टॉकिंग, लेकिन वक्त की दीवार, दोबारा हम बात करेंगे। ये वो ख़तरात हैं जो हमें रियलाइज़ करने चाहिए, अपने पैटी गेंस और अंदर की पैटी लड़ाइयों को ख़त्म करना चाहिए, सोचना चाहिए दुनिया किस तरफ जा रही है। तो इसी दुआ के साथ हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं और दुआ करते हैं और ये समझते हैं कि हमें कोई ख़तरा लाहक हुआ तो हम उसका मुकम्मल जवाब दे पाएंगे। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।